सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग? मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी कड़ी में आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो अपना चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था, एक चर वाले रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चल रही थी, उसमें 2.5 एक्सरसाइज जो है उसके अपने 5 सवाल कर लिए थे। आज अपने 6वां सवाल लेकर के आए हैं। तो इस चैप्टर में यदि देखें, इस एक्सरसाइज में यदि देखें अपने, तो यहाँ पर रेखिक समीकरणों को समझाया गया है। परंतु आज रेखिक समीकरण है वो थोड़ा सा अलग रूप में है बच्चों। कैसे? उनके अपने यदि इसमें देखें तो बटा में कुछ संख्याएं दी गई है, हर दिए गए हैं। तो अपने को बटा वाली संख्या है उसको हटाना है कि कैसे हटाएंगे। यदि उसको हटा दिया तो अपनी समीकरण बिल्कुल आसान सी बन जाएगी। तो चलिए इसको सरल रूप में बदलना है। तो पहले भी अपने इसके 5 सवाल करके देखे थे, आज फिर अपने आगे के सवाल वो करना शुरू करेंगे। तो हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, अपने को देखना है कि हर 2 और 3 है, ठीक है। तो अपने 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त आ गया मेरे पास 6। लघुत्तम समापवर्त 6। पूरी समीकरण को 6 से गुणा करना है। जितना लघुत्तम समापवर्त आता है हर का, उससे पूरी समीकरण को गुणा करना है। समीकरण को 6 से गुणा करने पर तो ये हो गया 6m। ये देखो इसके गुणा में 6, 1 गुणा 6, ये हो गया m-2/3 गुणा 6। देखो हर स्टेप को मैंने 6 से गुणा किया है। आपको यहाँ भी 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। यहाँ से यदि देखूँ मैं तो ये 3 बार गया भाग इसका और ये 2 बार गया बच्चों। तो ये बन गया 6m। इस 3 का गुणा होगा m-1 के साथ, ठीक है। ये 6 एकम 6 और इस 2 का गुणा होगा m-2 के साथ। ये देखो अब कुछ सरल होती हुई नजर आ रही है अपने को। चलिए और भी सरल कर लेंगे इसको। तो ये हो गया 6m - 3m। -3 का गुणा m से -3m, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 6। ये हो गया माइनस के 2m, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब यदि मैं देखूं तो मेरे पास है बच्चों 6m में से 3m चले गए तो 3m + 3, और ये देखो 6 और 4 10 माइनस 2m। अब अपने ये देखते हैं कि m वाले पद है उनको एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने के लिए यही तरीका होता है ना। तो चलिए 3m + 2m, ये हो गया 10 - 3, ये हो गया 5m = 7, तो m = 7/5। ये अपना आंसर आ गया है। तो इस तरह से किसी भी एक चर वाली रेखिक समीकरण है उसको आसान रूप में बदलते हुए उसको हल करना है और उसमें जो भी चर दिया है उसका मान अपने को ज्ञात कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं अपने इसका सवाल नंबर 7। बहुत ही आसान सा सवाल। इसमें दिया हुआ है 3t - 3 और 5 गुणा में 2t + 1, ठीक है। यहाँ पर यदि देखें तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। कैसे कि अपने को केवल यहाँ पर 3 और कोष्टक का मतलब है बच्चों, इस 3 का गुणा है वो t और -3 दोनों से है। तो फिर आप समझ गए होंगे 5 का गुणा किससे होगा, 2t से भी होगा और 1 से भी होगा। तो चलिए शुरू कीजिए सवाल को। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ये हो गया 3t। 3 का गुणा -3 से करेंगे तो बच्चों माइनस का 9 आएगा। 5 का गुणा 2t से करेंगे तो 5 दूनी 10 और t आ जाएगा, 5 एकम 5। इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि देखें एक चर वाले रेखिक समीकरण जो है उसमें अपने ये देखते हैं कि चर वाले जो पद हैं वो तो एक तरफ रखेंगे और संख्याएं उनको एक तरफ रखना है। कहने का मतलब इसमें चर t है तो t वाले पद एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। तो ये हो जाएगा 3t - 10t और 5 + 9। 3t तो प्लस के हैं और माइनस के है 10t। कहने का मतलब जमा धन 3t है और ऋण है 10t। तो यदि उसको सेट करेंगे तो ऋण बचेगा ना कितना, 7t। तो यहाँ यदि ऐसे भी देखें अपने कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना बड़ा है वो, 7 अंक बड़ा है तो 7t हो गया। और ये हो गया 9 और 5 14। तो यहाँ पर यदि देखूँ बच्चों t = 14 में -7, तो ये आ गया माइनस का चिन्ह है और 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो चर t था उसका मान अपने ज्ञात कर लिया। यही है कि इसको हल करना या सरल करना अपने कह सकते हैं कि हल करने का मतलब यही है कि इसमें जो चर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका मान क्या होना चाहिए ताकि दोनों पक्ष है वो बराबर हो जाए। तो अपने टी का मान है वो -2 ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अब देखते हैं अपने सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 को यदि देखूं तो बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। देखिए क्या है, 15 का गुणा किससे है, y माइनस 4 से, ठीक है। फिर -2 का गुणा है बच्चों, यहाँ पर -2 का गुणा किसके साथ होगा, y माइनस 9 के साथ होगा। फिर 5 का गुणा किसके साथ होगा, y प्लस 6 के साथ, और बराबर में 0। तो यहाँ पर बच्चों यदि देखें तो कोष्टक का मतलब यही होता है कि बार वाली जो संख्या है ना उसका गुणा दोनों के साथ है, ये ध्यान देना है आपको। बस इतना सा यदि आप समझ जाते हैं तो आपकी जो एक चर वाली रेखिक समीकरण बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 15 का गुणा y से करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 15 का गुणा यदि y से करेंगे बच्चों तो 15y आएगा, है ना। अब देखो ये तो है 15 तो है प्लस का, और 4 है माइनस का। प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तो ये आ गया माइनस 15 चौके 60। -2 का गुणा प्लस y से, -2 का गुणा प्लस y से करेंगे, कहने का माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो -2 का गुणा y से करेंगे 2y। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों प्लस आएगा, माइनस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। 2 का गुणा 9 से, 9 दूनी 18। 5 का गुणा y से 5y, 5 का गुणा 6 से 30 बराबर में 0। जैसे है वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। देखो मैंने अब क्या किया है, मैंने सिर्फ कोष्टक है उनको हल किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब इसमें देखो अपने जो चर वाले पद हैं, y वाले जो पद हैं उनको इकट्ठा करते हैं ताकि अपने को समझ में आ सके कि क्या करना है आगे। तो ये देखो बच्चों, एक तो है 15y, एक है 2y, एक है 5y, और ये संख्याएं हैं बाकी माइनस की 60, प्लस के 18, प्लस के 30 बराबर 0, ठीक है। अब देखो बच्चों प्लस के y कितने हो गए, 15 और 5 ये तो हो गए प्लस के, तो आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों 20y माइनस 2y। यहाँ पर देखो माइनस के 60, 18 और 30 ये आपस में जुड़ जाएंगे, 18 में 30 जोड़ दिया तो 48। अब देखो फिर वही कंपटीशन होगा, प्लस के तो है 20y और माइनस के 2y। तो कहने का मतलब सीधा सही है कि 20y में से 2y चले गए तो क्या बचेगा, 20y में से 2y जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 18y बचेगा ना। तो ये हो गया 18y, और ये हो गए माइनस के 60 में से 48 तो माइनस के 12, ठीक है। अब देखो अपने तो y का मान ज्ञात करना है ना, चर का मान ज्ञात करना है, तो चर को अकेला करना है। कहने का मतलब संख्या है उसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपने। तो चलिए यहाँ पर ये माइनस का 12 है, दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। बस जो माइनस वाली संख्या वो प्लस में चली जाती है, प्लस वाली माइनस में चली जाती है। तो ये हो गया बच्चों 18y बराबर 12, y बराबर 12/18। अब यदि मैं देखूं तो इसका सरल रूप भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 12 और 18 दोनों 6 के पाड़ी में आ रहे हैं, दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 6 का भाग दे देंगे। तो इसमें गया 2 बार और इसमें गया 3 बार, तो कहने का मतलब y का मान आ गया बच्चों 2/3। तो इस तरह से इस समीकरण में जो भी चर है उसका मान अपने को ज्ञात करना होता है। तो यहाँ चर y था, y का मान अपने क्या ज्ञात कर लिया, 2/3। तो इस तरह से एक एक सवाल को यदि अपने देखें तो बहुत ही आसान सवाल है और बिल्कुल अपने सरल भाषा में इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं अपने सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को यदि देखें तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, जैसे अपने पहले किए थे। 3 का गुणा किसके साथ होगा, समझ गए होंगे आप, 5z माइनस 7 के साथ होगा। यहाँ पर बच्चों चर है वो क्या है, z है। अब की बार x भी आया, y भी अपने देखा, अब की बार जो चर आया है वो z है। और -2 का गुणा किसके साथ होगा, 9z माइनस 11 के साथ होगा, दोनों के साथ होगा बच्चों। फिर बराबर का चिन्ह है। 4 का गुणा किसके साथ होगा, 8z के साथ और -13 के साथ भी होगा। और -17 अकेला है, किसी के साथ उसका गुणा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया अपने पास 15z और 7 ये 21, -2 का गुणा प्लस 9z से करेंगे तो -9 दूनी 18z, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 11 से, 11 दूनी 22, 4 का गुणा 8z से करेंगे, 8 चौके 32z, और ये हो गए माइनस के 13 चौके 52, माइनस के 17। देखो बिल्कुल आसान रूप में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें तो कुछ z वाले पद दिखाई दे रहे हैं, कुछ संख्याएं दिखाई दे रही है, कुछ धनात्मक है कुछ ऋणात्मक है। तो अब अपने क्या करते हैं कि जो धनात्मक संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक है उनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 15z है, उसके बाद माइनस के 18z भी हैं, ठीक है, माइनस के 21 है, प्लस के 22 हैं, ये संख्याओं को एक तरफ, और ये 32z है, और ये देखो बच्चों माइनस के 52 है और माइनस के 17 है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसको, 15z तो प्लस के, माइनस के 18z, तो माइनस के ज़्यादा हुए ना, कितने ज़्यादा हुए, 3z ज़्यादा है माइनस के। अब देखो 22 में से 21 चले गए, 1, 32z हैं ये, और माइनस के 52 है और माइनस के 17 हैं,
तो माइनस की संख्या बढ़ रही है बच्चों। माइनस की कितनी हो गई है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस की हो गई है 69। ठीक है, अब देखो अपने जड़ वाले पद उनको एक तरफ कर लेते हैं और बिना जड़ वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं। कहने वाला 32 जड़ को इधर, एक को उधर। क्या होता है ये, पक्षांतरण। तो चलिए पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस के 3 जेड और माइनस के 32 जेड, प्लस का था माइनस का हो गया, और माइनस के 69 और माइनस का 1, तो माइनस के 35 जेड हो गए हैं ये, क्योंकि 3 जेड में 32 जेड माइनस के और आ गए। माइनस की संख्याएं जब आती है ना तो वो जुड़ती रहती है, माइनस में बढ़ती रहती है। जैसे ऋण है, 2 रुपये ऋण है, फिर 3 रुपये और ऋण हो गया तो ऋण 5 हो गया ना, फिर यदि 10 रुपये ऋण और हो गया तो 15 रुपये ऋण हो गया। वही कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो ये हो गए माइनस के 70। अब देखो z बराबर माइनस के 70 में माइनस के 35 का भाग है, माइनस से माइनस कैंसिल, 70 में 35 का भाग दिया तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इस तरह से यहाँ पर जो चर है z, उसका मान अपने ज्ञात कर लिया बहुत ही आसानी के साथ। तो इसी तरह एक एक करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल अपने। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। 10वां सवाल है 0.25 का गुणा 4f-3 के साथ है, 0.05 का गुणा 10f-9 के साथ है। तो इस तरह का सवाल है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्याएं आ गई है, कोई बात नहीं, दशमलव वाली संख्या है तो वही तरीका रहेगा। 0.25 का जो गुणा है वो 4f के साथ भी होगा। तो देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले, 0.25 का गुणा 4f के साथ है, और माइनस आगे है 0.25 का गुणा 3 के साथ भी है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और ये दोनों संख्याएं। 0.05 का गुणा 4f के साथ भी है, और 0.05 का गुणा 9 के साथ भी है। ये देखो बच्चों बिल्कुल विस्तार से मैंने लिख लिया है ताकि अपने अच्छी तरह समझ सकें। अब अपने को देखना है 0.25 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं गुणा। 0.25 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 और 8 और 2 10, 2 अंक छोड़ के तो 1 आ गया है। तो 0.25 का गुणा 4f से करेंगे तो 1f आ गया, 1f। ठीक है, अब देखो 0.25 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ गया 25 3 75, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 0.75 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब ये देखो 0.05 का गुणा 4 से करेंगे, 0.05 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 5 20, कितने अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ने अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर है अपने पास 10f, 10 से करना है बच्चों गुणा। तो देखो कैसे करेंगे 10 से गुणा, इसको 10 लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 0 0 और ये हो गया 5 0, तो कहने का मतलब 050, 2 अंक छोड़ने अपने को तो 0.5 आ गया। कहने का मतलब 1 अंक आगे चला गया दशमलव, 0.5f। और इसका गुणा यदि करूँगा तो 9 5 45 और पॉइंट्स के बाद 2 अंक है तो 2 अंक अपने को यहाँ भी छोड़ने पड़ेंगे तो 0.45। ये देखो अब अपने क्या करते हैं, f वाले जो पद हैं उनको तो एक तरफ कर लेते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, इसे कहते हैं पक्षांतरण। तो ये लो बच्चों मैं पक्षांतरण कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकें। तो ये हो गया, 1f को f ही लिख दूँ या 1f लिखना है तो ये लो बच्चों 1f। ठीक है, ये हो गया माइनस के 0.5f। ठीक है, ये हो गया माइनस के 0.45 है ये तो, और ये प्लस में हो जाएगा 0.75। अब देखो 1f में से 0.5f घटाना है तो 1 में से 0.5 घटाएंगे बच्चों, तो 10 में से 5 5, 0.5 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 0.5f। ठीक है, अब देखो 0.75 है उसमें से घटाना है अपने को 4 5, तो 0 3 0, तो कहना है 0.3 आ गया बच्चों, ये लो 0.3। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अपने को तो f का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें यदि मैं देखूं f का मान अपने को ज्ञात करना है तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, f बराबर 0.3 0.5, क्योंकि ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी। दोनों तरफ समान अंकों के बाद पॉइंट्स है, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद पॉइंट हट गया है, 3/5 ये आंसर आ गया बच्चों। अब यदि 3 में 5 का भाग देंगे तो अपने इसको दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग जा नहीं रहा है तो मैंने लगाया दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव, तो 6 5 30, तो कहने का मतलब बच्चों 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं और अपना सवाल है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने दशमलव वाले जो सवाल हैं उनको आसान करने का तरीका आपने सीखा भी, दशमलव के कैसे गुणा किए जाते हैं ये अपने सीखा। यदि दशमलव के गुणा अपने करने सीख जाते हैं तो हर एक सवाल है वो अपने लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आज अपने यदि देखें एक चर वाले रेखिक समीकरण है, इसकी एक्सरसाइज 2.5 जिसके सारे सवाल अपने हल कर लिए हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। इनको बहुत सुंदर अपने नोटबुक में भी तैयार करना है,
ताकि अपने एग्जाम के समय में यही अपने सारथी होंगे और अपने अच्छे नंबर जो लेकर के आएंगे वो इन्हीं के सहारे अपने को आगे बढ़ना है। तो चलिए आज अपना चैप्टर पूरा हुआ, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।